देखिए, वक्फ शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है और वक्फ का मतलब होता है समर्पण, है ना। तो यदि कोई मुसलमान अपनी चल संपत्ति को या अचल संपत्ति को धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित कर देता है तो वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति हो जाती है। हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के पास कहते हैं कि 8 लाख एकड़ ज़मीन। उसके बाद अभी 2024 में मोदी सरकार ने संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया, है ना। अब इस बिल में 2-3 बड़े बड़े बिंदु हैं। इसमें एक बात कही गई कि अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी शामिल किए जाएंगे। गैर मुस्लिम भी, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में यदि हिंदू आ जाएंगे तो हिंदुओं से पूछकर मस्जिद बनानी पड़ेगी। लगातार गोदी मीडिया आपको यही दिखाएगा कि मोदी जी तो राष्ट्रहित में कर रहे हैं। इसे राष्ट्रहित कुछ नहीं है। ये मोदी जी जो काम करते हैं गौतम अडानी के हित में करते हैं। याद होगा दर्शकों को, 3 कृषि कानून बनाए थे मोदी ने, उसमें भी अडानी को ही फायदा पहुंचाने की योजना थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। देखिए, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 में हुए परिवर्तन को लेकर के एक बार फिर से देश में कहीं ना कहीं इसके विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं साफ साफ जो है विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री मोदी और उनके पूरे जो दल हैं उनको घेरता नज़र आ रहा है। फ़िलहाल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसकी समीक्षा चल रही है कि इसको पारित करवाना है या नहीं। तो क्या कुछ है इससे जुड़े पूरे मुद्दे, ये पूरा मुद्दा क्या है, इसको लेकर के हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले कि क्या ज़रूरत पड़ी इसी समय इस तरीके से वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 में बदलाव करने की? देखिए, मैं शुरू से समझाता हूँ दर्शकों को कि ये वक्फ बोर्ड क्या होता है। देखिए, वक्फ शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है और वक्फ का मतलब होता है समर्पण, है ना। तो यदि कोई मुसलमान अपनी चल संपत्ति को या अचल संपत्ति को धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित कर देता है तो वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति हो जाती है ना। मान लीजिए किसी मुसलमान ने अपनी वसीयत में लिख दिया कि मैं 10 एकड़ की ज़मीन दे रहा हूँ मदरसा बनाने के लिए या मस्जिद बनाने के लिए या कब्रिस्तान बनाने के लिए, तो वो ज़मीन वक्फ को चली जाएगी। अब आप जाने कि हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के पास कहते हैं कि 8 लाख एकड़ ज़मीन है। मतलब रक्षा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय के बाद माना जाता है कि वक्फ बोर्ड के पास तीसरी सबसे बड़ी मतलब ज़मीन है, लैंड है। आप जानते हैं, उसका कीमत लगा दीजिए। और पहली बार जो वक्फ बोर्ड ये एक्ट था वो 1954 में पास हुआ था, 70 साल पहले। फिर 95 में बदलाव हुआ और भी बदलाव हुए हैं, लेकिन हाँ 13 में भी हुआ है। लेकिन ओरिजिनल जो वक्फ बोर्ड एक्ट था वो 70 साल पहले 1954 में पास हुआ था। अब ये जो वक्फ बोर्ड हैं ये वक्फ संपत्ति की देखरेख करते हैं और वक्फ बोर्ड भी कई हैं। जैसे मुसलमानों के 2 बड़े सेक्ट होते हैं, शिया और सुन्नी। तो शिया वक्फ बोर्ड अलग है, सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है। अब ये भी बात चल रही है कि बोहरा मुसलमानों का एक अलग वक्फ बोर्ड हो, अहमदिया का अलग हो, आगा खानी मुसलमानों का अलग वक्फ बोर्ड हो। तो ये काफ़ी जटिल मामला है। तो ये तो खैर बहुत दिनों से, ये तो मैंने एक बैकग्राउंड बताया। उसके बाद अभी 2024 में मोदी सरकार ने संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया, है ना। अब इस बिल में 2-3 बड़े बड़े बिंदु हैं, है ना। एक बिंदु ये है कि कहा गया अब तक वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमान पुरुषों को शामिल किया जाता था। तो इसमें एक बात कही गई कि अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी शामिल किए जाएंगे, गैर मुस्लिम भी। दूसरी बात कि महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाएगा। अमिताभ दास जी, इसमें जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, खास करके कहें तो गैर मुस्लिमों के शामिल होने पर ही भारी बवाल चल रहा। तो मेरा मतलब यही कहना है कि क्या गैर मुस्लिमों को इसमें शामिल करना उचित है या फिर उसी में मैं आ रहा हूँ। तो महिलाओं के शामिल करने पर तो सबने स्वागत किया कि भाई महिलाएं तो अब हर क्षेत्र में पुरुष के बराबर है, अंतरिक्ष में जा रही है, एवरेस्ट पर चढ़ रही है, तो वक्फ बोर्ड क्या है, तो उसका सबने स्वागत किया। लेकिन गैर मुसलमानों को उसमें लाने में वो थोड़ा विवादास्पद हो गया, क्योंकि उसमें लगा, मुसलमानों ने कहा और कुछ हद तक सही कहा कि ये मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखलंदाजी हो जाएगी। ये तो वही बात हुई कि अपना मंदिर का पुजारी किसी मुसलमान को बना दीजिए, वही बात हुई ना। तो उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में यदि हिंदू आ जाएंगे तो हिंदुओं से पूछकर मस्जिद बनानी पड़ेगी, है ना। तो ये हमारे धार्मिक मामलों में दखलंदाजी है। और एक दूसरी जो गलत मतलब सरकार ने जो बात कंट्रोवर्शियल हो गई कि इसमें जिलाधिकारियों को जो DM रेवेन्यू की पावर देती है। हाँ, जिलाधिकारियों को बहुत शक्तियाँ दे दी गई। और जिलाधिकारी कौन होते हैं, DM कौन होते हैं, वो मोटा मोटी वो राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। तो मान लीजिए कोई भाजपा शासित राज्य है, मान लीजिए मध्य प्रदेश है या राजस्थान है या BJP की हुकूमत है, वहाँ तो सारे जिलाधिकारी भाजपा के आदेश पर चलेंगे। और इसमें जो
असली जो मोदी जी की साजिश थी, जो बहुत लोगों को नहीं मालूम और मीडिया ने भी जिसको दबा दिया है, वो साजिश ये थी कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन लेके गौतम अडानी को ट्रांसफ़र करने की साजिश थी, है ना? ये असली साजिश मोदी जी की है, असली षड्यंत्र जिसको मीडिया से गायब कर दिया है। गोदी मीडिया ने उसकी चर्चा नहीं की है। लगातार गोदी मीडिया आपको यही दिखाएगा कि मोदी जी तो राष्ट्रहित में कर रहे हैं, इसे राष्ट्रहित वाष्ट्रहित कुछ नहीं है। ये मोदी जी जो काम करते हैं गौतम अडानी के हित में करते हैं। दर्शकों को मालूम होगा कि इसके पहले भी निजीकरण के नाम पर बहुत बंदरगाह देश के दे दिए गए हैं गौतम अडानी को, बहुत सारे हवाई अड्डे दे दिए गए हैं गौतम अडानी को, बहुत सारे रेलवे की संपत्तियां दे दी गई हैं गौतम अडानी को। तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर गौतम अडानी की गिद्ध दृष्टि है और गौतम अडानी ने ही मोदी को हुक्म दिया कि वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन को ट्रांसफ़र कर दे, बस जिलाधिकारियों के माध्यम से। जी मेरा इसमें एक और सवाल है जो लगातार उठाते रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग, कि वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के धारा 40 में ये लिखा हुआ है कि अगर कहीं भी वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो कह देते हैं कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, तो फिर वो जो है उसके ऊपर स्पीडी ट्रायल चलता है, मगर वो भी वक्फ बोर्ड में ही चलता है और उसमें जो अंतिम फैसला होता है वो उसी के ट्रिब्यूनल सुनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कितनी बार जो है वो ज़मीनों को लेकर के भी तो विवाद रहे हैं। नहीं, ठीक है, देखिए एक मोटी बात है कि जहाँ भी इतनी ज़मीन रहेगी, इतना पैसा रहेगा, वहाँ करप्शन होगा ही। मैं ये नहीं कह रहा कि वक्फ बोर्ड में सारे सत्य हरिश्चंद्र ही बैठे हुए हैं, और उसको रेगुलेट होना भी चाहिए कि मतलब उसका नाजायज़ हाथों में नहीं जाए, नाजायज़ लोग उसमें नहीं करें, और वो होना भी चाहिए। लेकिन बीजेपी तो कह रही है ना कि इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। ठीक है, नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया, लेकिन बीजेपी कौन जायज़ फ़ायदा उठाने जा रही है? वो भी तो गौतम अडानी को वो ज़मीन देने जा रही है। ऐसी बात नहीं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन लेके राष्ट्र को दे दी जाएगी। इस षड्यंत्र को भी तो समझना है। और देखिए ये बिल में क्या हुआ, देखिए इस बार चंद्रबाबू नायडू ने बहुत कड़ा रुख लिया, और चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद हैं तेलुगु देशम के, और इस बार तो मोदी की सरकार है, बैसाखियों पर टिकी हुई लंगड़ी सरकार है। उसको नीतीश कुमार के 12 सांसद चाहिए, चंद्रबाबू के 16 सांसद चाहिए। नीतीश कुमार की पार्टी में भी कुछ विरोध के स्वर उभरे और चंद्रबाबू ने तो जोर से ही विरोध किया। तो विरोध का ये असर हुआ कि इस बार के ये जो सत्र अभी चल रहा है, मानसून सत्र पार्लियामेंट का, इसमें ये बिल पास नहीं हो सका। और इसके लिए अब बिल को क्या किया गया है कि जेपीसी में भेज दिया गया है। जेपीसी का मतलब हुआ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त संसदीय समिति। उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद रहते हैं, और अभी जो जेपीसी बन रहा है वक्फ बोर्ड बिल पर, उसमें 31 सांसद होंगे, जिसमें 21 रहेंगे लोकसभा के और 10 रहेंगे राज्यसभा के, है ना। उसमें ओवैसी वगैरह सब रहेंगे। और कहा गया है जेपीसी के कि अगला जो सत्र होगा पार्लियामेंट का, मुझे लगता है इसके बाद शीतकालीन होगा, जो भी अगला सत्र हो उसमें रिपोर्ट पेश करना है। लेकिन जितनी ये जटिल बातें हैं, और जेपीसी के भी अंदर खींचातानी होगी, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, भाजपा वालों का अलग सुर होगा, लेफ्ट का अलग सुर होगा, कांग्रेस का अलग सुर होगा। तो जितनी जटिल चीज़ें हैं और ये जितनी खींचातानी होगी, मुझे नहीं लगता कि ये अगले सत्र में भी उसकी रिपोर्ट आ पाएगी। तो मोटे तौर पर दर्शक ये समझे कि मामला जो वक्फ बोर्ड का था वो फ़िलहाल के लिए ठंडे बस्ते में चला गया है ना, ठंडे बस्ते में चला गया, खटाई में पड़ गया है, और अभी तुरंत इसमें कोई बड़ा बदलाव होते नहीं दिख रहा है। जी नहीं, तो अमिताभ दास जी, आप इसको कैसे देखते हैं? जिस तरीके से लैंड इंक्रोचमेंट की बात सामने आती है, आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? और अगर भारतीय जनता पार्टी इसे राष्ट्रहित में कर पाती है तो फिर इसे कैसे देखें? नहीं, राष्ट्रहित में तो कर पाती है, लेकिन देखिए सारे धार्मिक ये होता है, दुरुपयोग होता है ज़मीन कब्जा करने का। बिहार में तो मैंने बचपन से देखा कि कहीं ज़मीन दखल करनी है तो हनुमान जी की मूर्ति रख दीजिए, एकदम हनुमान जी गदा लेके खड़े रहेंगे। अब बिहार में सब हनुमान जी भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी हो गए हैं। कहीं की ज़मीन दखल करनी है तो हनुमान जी को रख दीजिए, जिससे कि वहाँ हटाइए तो फिर हंगामा हो। तो ये तो धर्म का दुरुपयोग होता ही रहता है। ये बस वक्फ बोर्ड नहीं करता है, ये हनुमान मंदिर वाले भी करते हैं, सब लोग करते हैं, और उस पर कड़ाई होनी भी चाहिए, उसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं। मैं भी कहूँगा कि वक्फ बोर्ड को ठीक से रेगुलेट किया जाए, लेकिन साथ साथ ये मैं भी जोड़ूंगा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को यदि गौतम अडानी के चरणों में देना है तो ये भी गलत है। गौतम अडानी कोई भारत का ये नहीं है, वो एक पूंजीपति है, और प्रधानमंत्री को उसका मुनाफा बढ़ाने के लिए काम नहीं करना चाहिए। इसके पहले भी याद होगा दर्शकों को, 3 कृषि कानून बनाए थे मोदी ने, उसमें भी अडानी को ही फ़ायदा पहुंचाने की योजना थी। और मतलब कानून पास होने के पहले अडानी के गोदाम बनकर तैयार हो चुके थे। बाद में जब किसानों का आंदोलन हुआ, 13 महीनों का आंदोलन, 700 किसान शहीद हुए, तब जाके वो कृषि कानून वापस लिए गए। तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन को भी यदि गौतम अडानी को देने का षड्यंत्र है नरेंद्र मोदी का, तो ये षड्यंत्र सफल नहीं होने दिया जाएगा, इसका विरोध होगा। जी चलिए, तो
सीधा सीधा केंद्र सरकार पर घेरा है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी ने कि अगर ज़मीन जो है वो राष्ट्रहित के लिए नहीं गौतम अडानी को समर्पित किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में वक्फ बोर्ड अधिनियम में जो परिवर्तन करने की बात कही जा रही है वो सरासर गलत है। और इसको लेकर के क्या होगी पूरी जानकारी, फ़िलहाल तो जो जानकारियां हैं वो कुछ ऐसी ही हैं कि ठंडे बस्ते में है। और फिर इसको लेकर के ललन सिंह ने तो अपना रुख स्पष्ट किया, मगर फिर भी जदयू में दबे स्वर में कहीं ना कहीं इसके खिलाफ आवाज़ उठ रहे हैं। और उधर नायडू जी जो हैं, चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने तो सीधा सीधा ही इसको ऊपर जो है कटाक्ष किया है। तो क्या होगा पूरी जानकारी पहुंचाएंगे आपको, बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।